फाइनली प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। और आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर इंग्लिश का क्लास कंटिन्यू कीजिए। आपका 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि जल्दी इसका कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन आंसर कराइए। तो फाइनली आप लोगों का इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। वैसे भी 3 चैप्टर तक तो आपको कंप्लीट करा दिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा तरह से चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो आप लोगों का इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्लास आपका कंटिन्यू अब चलेगा। आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि प्रोज सेक्शन के अंतर्गत और पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर में 2 क्लास होगा। एक चैप्टर में 2 क्लास इसलिए होगा, पहला क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा और दूसरा क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और इंग्लिश की जो क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ये आपकी कंटिन्यू चलेगी। कंटिन्यू आपकी इंग्लिश क्लास चलेगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना है और क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से फाइनल बोर्ड परीक्षा में उसको हल करना है। क्योंकि इंग्लिश में भी अच्छा नंबर आएगा, तभी हम लोगों का 400 प्लस का जो सपना है वो पूरा होगा। और अच्छी तरह से हम लोग इंग्लिश में पकड़ बनाएंगे, तो फिर आगे जो इंटर के बाद की जो दिशाएं हैं, इंटर की बाद की जो सफर है, उसमें भी हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इंग्लिश से डरिए नहीं और अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को समझिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हिंदी के अंतर्गत आपको गद्य खंड हम पढ़ा दिए हैं, काव्य खंड आपका जस्ट स्टार्ट होगा। काव्य खंड का एक एक क्लास होगा और एक एक क्लास में अच्छी तरीके से उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज जो इंग्लिश की क्लास है, चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो इसको अच्छा तरह से समझिए, एक्सप्लेनेशन करना है और जो देखना है क्लास को, एक एक वर्ड को समझना है। जब आप देखो, सिंपल समरी पढ़ के निकलेंगे तो आप ज्यादा एक्सप्लेन करके बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जब आप पूरे चैप्टर को एक एक लाइन पढ़ते हैं ना, तो पूरा एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। इसलिए समरी को मैंने डिसाइड किया कि समरी वही बच्चा पढ़ता है जो शॉर्ट में काम निकालना चाहता है। तो हम लोगों को शॉर्ट में काम नहीं निकालना है, हम लोगों को पूरे कहानी को समझना है। समय है भाई, टाइम है हम लोगों के पास। 3 महीना 4 महीने का समय बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 3 महीना 4 महीना तो क्या, अगर इंग्लिश की जो क्लास होगी, जो 10 दिन 12 दिन आप देखिएगा कंटिन्यू जब चलेगी इंग्लिश की क्लास, उसके बाद कहिएगा कि सर ये सिलेबस तो है ही नहीं, और इंग्लिश में बुक पर्सन तो पूरा खत्म ही होने जा रहा है। इसलिए एक एक चैप्टर को, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके समझना है, ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उसका आंसर बन जाए, उसको हम लोग अपना लैंग्वेज में लिख पाए। अब इंग्लिश में सबसे बड़ी जो कमजोरी है हम लोगों की, वो ये है कि वर्ड मीनिंग हम लोग नहीं जानते हैं। जो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रयोग की जा रही है, उसका मीनिंग हमको नहीं आता है, उसका अर्थ हम लोग हिंदी में नहीं जानते हैं। इसलिए जब यहाँ एक्सप्लेनेशन होगा, तो एक एक वर्ड का जो आपको नहीं पता है उसका हिंदी मीनिंग भी बताया जाएगा और एक एक लाइन का हिंदी मीनिंग बताया जाएगा। बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और गारंटी है कि चैप्टर से जब प्रश्न आएंगे तो आपसे बनेगा 100%। ठीक है, तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। अच्छी तरह से पूरे क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग निश्चित होकर के पूरा क्लास को कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोगों का जो है बैच लॉन्च हो गई है, क्रैश कोर्स 2026 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सफल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने फोन नंबर नाम डाल के उसको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आप यहां से आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगी हुई होंगे। तो सफल सर का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो है आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से हम लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ना है और किस तरीके से चलना है। और सफल सर जैसे बोले हैं उस तरीके से हम लोगों को काम करते चलना है और अच्छी तरीके से आप लोगों का जितना भी आपका प्रोज सेक्शन होती है, पोएट्री सेक्शन होती है, सभी चीज को लेकर के जो है हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि हम लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो लाइन पकड़ के आंसर आता है कि आपका जो
आपका बुक है, उस बुक में जिस तरीके का लाइन है उसी लाइन को उठा करके आपका क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। इसलिए हम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। और हम लोग इस जो क्लास होगी बाबू, बुक का लाइन बाय लाइन तो लेकर के चलेंगे, लेकिन अगर पूरा लाइन बाय लाइन लेकर के चलेंगे तो हम लोगों का जो है बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपका हर पैराग्राफ में जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन होती है उस इंपॉर्टेंट लाइन को एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। और जब आप इस पूरा क्लास को देख लेंगे उसके बाद जाके आपका किताब का पन्ने को उलट करके देखेंगे कि भाई क्या पढ़े हैं हम, तब आपको समझ में आएगा कि सर जो है कोई भी टॉपिक को, कोई भी वर्ड को जो है जाया नहीं किए हैं, हर चीज को जो है एकदम सम्मिलित किए हैं इसमें। तो हम लोग जो है बाबू, आप लोग इंग्लिश से डरिए नहीं, हम लोग इंग्लिश को हिंदी के तरह जो है एकदम एक एक वर्ड को इस तरीके से निचोड़ेंगे, हर वर्ड से जो है आप लोगों को निचोड़ करके सोना निकाल करके देंगे और आप लोगों का दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे जुड़ेंगे बाबू, सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलते हैं हम लोगों का बाबू पहला जो आपका प्रोज सेक्शन है, इस प्रोज सेक्शन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए प्रोज जो होता है, इस प्रोज को हम लोग क्या कहते हैं सर, हिंदी में इस प्रोज को जो है गद्य के नाम से जाना जाता है। अब गद्य जो होता है, ये गद्य कई तरीके का होता है, प्रोज जो है कई तरीके का होता है। जैसे एक प्रोज होता है जो जिसको हम लोग ऐसे के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहा जाता है निबंध। और इस प्रोज जो है गद्य खंड को हम लोग नोवेल के नाम से भी जानते हैं। कुछ कुछ ऐसे तरीके से लिखा जाता है जिसको हम लोग नोवेल कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। और प्रोज को जो है बायोग्राफी के तौर पे लिखा जाता है, किसी के जीवनी अगर लिखेंगे तब उस प्रोज को हम लोग बायोग्राफी कहेंगे। और फिर कोई अगर अपना जीवनी लिखता है, आपका गद्य खंड के द्वारा अगर कोई अपना जीवनी लिखता है तब उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या कहेंगे सर? ना सर, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका गद्य खंड का और एक नाम होता है आपका शॉर्ट स्टोरी भी नाम होता है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी भी जो है ये भी आपका गद्य खंड का एक हिस्सा हो जाता है, ठीक है। इतने तरीके का जो है हम लोगों का प्रोज होती है। अब उसमें से हम लोगों का जो आपका चैप्टर दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किस तरीके का आपका गद्य है, किस तरीके का प्रोज है? ना सर, इसका टाइप जो है ये आपका ऐसे टाइप है, यानी कि ये एक निबंध हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ना सर, ये एक निबंध है। तो यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, किस व्हाट टाइप ऑफ द प्रोज इज आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऐसे टाइप। कौन सा टाइप? ना सर, ऐसे टाइप। अब ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हम लोगों का प्रोज है, इसके ऑथर कौन है, किन के द्वारा लिखा गया है? तो ऑथर है हम लोगों का महात्मा गांधी जी। कौन है ऑथर? ऑथर यानी कि लेखक कौन है? ना महात्मा गांधी जी जो हैं इस आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस प्रोज का आपका लेखक है, इस गद्य का लेखक है। इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी, तो आप बता दिए इसका पूरा नाम क्या है? तो फुल नेम क्या होगा? ना मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो ऑथर हैं उनके बारे में आपको दिया गया है। अगर आप किताब उल्टा करके देखेंगे, पलट के देखेंगे, तो सबसे पहले जो है महात्मा गांधी जी के बारे में दिया गया है और इस कवि आपका प्रोज के बारे में दिया गया है। इसीलिए जो है इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जितने भी बच्चे बाबू आप लोग अगर देख पाएंगे इस वीडियो को तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और बता देंगे सर जो है इंग्लिश क्लास को लेकर के आ गए हैं। अब हर दिन जो है आप लोगों का चलता रहेगा इंग्लिश क्लास, ठीक है। तो चलते हैं। अब महात्मा गांधी जो हैं उनका जन्म कब हुआ था? बॉर्न यानी कि जन्म लेना। तो कब जन्म हुआ था इनका? ना सर, 2 अक्टूबर 1869 में जो है इनका जन्म हुआ था। और कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, यानी कि बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, इन पोरबंदर, गुजरात। और डायड यानी कि उनका मृत्यु कब हो गया? ना 30 जनवरी 1948 दिल्ली बाय नाथूराम गोडसे। किनके द्वारा इनका मृत्यु हो गया था? नाथूराम गोडसे ने उनको आपका गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। कब? ना सर, 30 जनवरी
1948 को उनका मृत्यु हो गया था, उनका आपका देहांत हो गया था। ठीक है, इतना हम लोग जान चुके हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में। और देख लेते हैं कि ये जो है बाबू हम लोगों के महात्मा गांधी जी हैं, इनका फोटो तो आपका हर जगह देखा जाता है, महात्मा गांधी जी हैं। इनके द्वारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया है, इस प्रोज को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताई गई है, उस बिंदुओं के बारे में देखेंगे। किसके बारे में ना, अबाउट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में इस प्रोज में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया गया है। जैसे महात्मा गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि महात्मा गांधी थे, वाज यानी कि थे, तो मोर स्पिरिचुअल लीडर यानी कि और भी ज्यादा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल यानी कि आपका आध्यात्मिक होता है। क्या होता है सर ना, सर आध्यात्मिक होता है। ठीक है, देन ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता, राजनेता से ज्यादा जो है वो क्या थे ना सर, एक आध्यात्मिक लीडर थे, यानी कि आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, ही वाज वेल नोन, ही वाज वेल नोन एज बापू एंड फादर ऑफ नेशन, वो जो है और भी अच्छे से जाने जाते हैं, किस नाम से ना, बापू के नाम से, एंड फादर ऑफ नेशन के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। यहाँ किनके बारे में बताया जा रहा है ना सर, महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और वो जो है वेल नोन यानी कि और भी अच्छे तरीके से जाने जाते हैं एज बापू, बापू के नाम से, एंड फादर ऑफ नेशन यानी कि भारत के पिता के नाम से ये जो है जाने जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो महात्मा गांधी सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का अर्थ हो जाता है सफल रूप से। क्या हो जाता है सर ना, सफल रूप से। ठीक है, सक्सेसफुली यूज ट्रूथ यानी कि सच्चाई को, एंड नॉन वायलेंस, वायलेंस यानी कि हिंसक तरीके से, एंड नॉन वायलेंस यानी कि इसका उल्टा अहिंसा को जो है ये बढ़ावा देते थे। एज ए द चीप वेपन, चीप यानी कि मुख्य हो जाता है, विशेष हो जाता है, वेपन यानी कि आपका अस्त्र, यानी कि मुख्य अस्त्र जो था महात्मा गांधी का वो क्या था ना, ट्रूथ यानी कि सच्चाई, एंड नॉन वायलेंस यानी कि आपका अहिंसा जो है इनका मुख्य आपका हथियार था। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के विरोध में, अगेंस्ट यानी कि विरोध में, ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश का जो शासन था उसके विरोध में इनका सबसे बड़ा जो हथियार था वो क्या था ना सर, अहिंसा था। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, एंड ट्रूथ यानी कि सच्चाई। ठीक है, अब चलते हैं और क्या इनके बारे में बताया गया है। फ्रॉम 1915 केम फ्रॉम अफ्रीका, तो 1915 में जो है वो कहां से आए, अफ्रीका से आए। कहां आए, भारत आए। ठीक है, महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड, महात्मा गांधी पूरी तरीके से डोमिनेट करते रहे, शासन जमाए रखे हिज लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति में उन्होंने आपका अपना दबदबा बनाए रखे। कब तक ना, 1948, जब तक उनका देहांत नहीं हो गया, जब तक उनका मृत्यु नहीं हो गया, 30 जनवरी तक उनका जो है 1948 तक उनका आपका भारत के जो इंडियन पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति है, उनमें उसका दबदबा बना रहा, डोमिनेटेड यानी कि दबदबा। ठीक है, एकदम शुद्ध आपका हिंदी जान लेंगे जो आपका बोलचाल के भाषा में पढ़ाई जाती है। अब आते हैं और क्या कहा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। हम लोग पढ़े हैं बाबू, जो प्रोज जो सेक्शन होता है उसको हम लोग नोवेल के नाम से जानते हैं, ऐसे के नाम से जानते हैं, बायोग्राफी के नाम से जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से जो उनका एक किताब है जिसका नाम है भारत के साथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी, ये क्या है ना, उनका आत्मजीवनी है। ठीक है, महात्मा गांधी का आत्मजीवनी है। ही ऑल्सो रोट आर्टिकल्स ऑफ यंग इंडिया, और वो ऑल्सो रोट यानी वो और भी लिखते थे। क्या करते थे ना, लिखते थे किसके बारे में ना, आर्टिकल लिखते थे, अनुच्छेद लिखा करते थे, लेख लिखा करते थे। यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम का एक आपका पत्रकार था, उसमें जो है ये आपके
क्या लिखा करते थे ना सर, आर्टिकल लिखा करते थे। तो एक आपका ऑटोबायोग्राफी लिखे जिनका नाम आपका माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। हर चीज को जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे और जितने भी आपको पैराग्राफ में दिया गया है सभी आपका वर्ड मीनिंग्स को भी बढ़िया तरीके से देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद क्या कहा गया है, यंग इंडिया में जो है आर्टिकल लिखा करते थे और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम का उन्होंने आपका एक आत्मजीवनी लिखा था, ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था उनके द्वारा। गांधी जी से, यानी कि गांधी जी कहे हैं, बोलते हैं, कहे थे, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि, बिलीव यानी कि विश्वास करना, मैं विश्वास करता हूं कि आपका दैट द सिविलाइजेशन इंडिया, यानी कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, सिविलाइजेशन यानी कि आपका सभ्यता, इंडिया यानी कि भारतीय जो सभ्यता है, हैज इन्वॉल्व यानी कि विकसित हुआ है, क्या हुआ है, विकसित हुआ है, इन्वॉल्व यानी कि विकसित होना, इन्वॉल्व इज नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत में मात देने के लिए, किसी देश को मात देने के लिए जो है ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन, भारत का जो आपका सभ्यता है ये किस विकसित हुआ है, किस लिए ना, दूसरे को मात देने के लिए विकसित नहीं हुआ है। यहां कहा गया है इज नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, किसी को आपका मात देने के लिए विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। इतना जो है हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में ना, गांधी जी का आपका क्या कहना था, गांधी जी क्या लिखे हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम के एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मजीवनी इनके द्वारा लिखा गया है। 1915 में भारत आए और 1948 तक इनका दबदबा चला रहा। ट्रूथ और नॉन वायलेंस को इन्होंने जो है आपका मुद्दा बनाया। अब जानते हैं बाबू मेन जो हम लोगों का सेक्शन है उसमें आते हैं, ठीक है। समरी ऑफ द ऐसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बाय लाइन आपका डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बाय लाइन डिस्कशन का मतलब यह हो गया कि आपका पैराग्राफ जो दिया गया है बाबू माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में जो है कुल 24 पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। और हर पैराग्राफ का हर वर्ड मीनिंग को हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसको लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वही सब लाइन को जो है हम लोग एकदम पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग अभी अगर सभी चीजों को लेकर के पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। और अभी हम लोग जो है एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपका एग्जाम में आने वाला है उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। और बाकी जो चीज कभी नहीं आता है और जो जानने की जरूरत नहीं है उसको जो है हम छांट करके बाद दे दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं अपना किताब खोल करके, ठीक है। चलिए कितना पैराग्राफ है ना सर, इसमें जो है कुल 24 पैराग्राफ है। उसमें से पैराग्राफ नंबर 1 में क्या गया है, क्या कहा गया है ना, रोम पॉइंट यानी कि रोम जो है नष्ट हो गया है, रोम खत्म हो गया है। ग्रीक शेयर्ड द सेम फेथ, यानी कि ग्रीक जो है हम लोग इसको यूनान के नाम से जानते हैं, ग्रीक जो है वही चीज है सेम फेथ को अपना लिया है जो वो आपका रोम जो काम करता था, ग्रीक जो यूनान का सभ्यता है ये भी वही काम को जो है अपना लिया है। द माइट यानी कि माइट का अर्थ हो जाता है बाबू शक्ति। यहां देखिए जो शब्द है उसका जो वर्ड मीनिंग है वो भी हम जो है इसके साथ जोड़ दिए हैं, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको जो है साथ साथ इसका मतलब भी पता चल जाए, ठीक है। देखिए द माइट ऑफ फाराओस वाज ब्रोकन, यानी कि जो फराव किसको कहा जाता है ना, आपका मिस्र के जो राजा हुआ करते थे उसको हम लोग फराव यानी कि फिरौन के नाम से जानते हैं। तो वो जो फिरौन थे, मिस्र के राजा थे, उनका भी जो शक्ति जो है वो ब्रोकन हो गया है, यानी कि टूट गया है, ठीक है। जापान हैज बिकेम वेस्टर्नाइज यानी कि पश्चिमी के जैसा हो गया है। ये क्या हो गया है सर ना, ये भी जो है पश्चिमीकृत हो गया है। कौन ना सर, जापान। जापान भी जो है ये आपका पश्चिमीकृत हो गया है। एंड ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में हम लोग जो है कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। चाइना क्या करता है नहीं करता है उसके बारे में जो है हम लोग कुछ बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। येट इंडिया, अभी भी इंडिया जो है हम लोगों का जो भारत है, स्टिल अलाइव, अभी भी जो है जिंदा है, अलाइव यानी कि जीवित है अभी भी। व्हाइल यूरोप ओनली लर्न्स लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, यानी कि ग्रीक यानी कि यूनान और रोम का जो आपका लेखन है, राइटिंग्स यानी कि लेखन जो है जो लिखा गया है
ग्रीक और रोम के द्वारा, वही सब लेसन जो है, वही से सीख आपके यूरोप के द्वारा सीखा जा रहा है। तो यहां क्या कहा गया है कि रोम जो है खत्म हो गया है, उसके बाद ग्रीक जो है वही रास्ते में चल करके वो भी खत्म हो गया है। मिस्र का जो आपका सिविलाइजेशन सभ्यता था, उसका जो फाराव का जो शक्ति था, माइट था, वो भी जो है खत्म हो चुका है। और जापान जो है वो पश्चिमीकृत हो गया है, उसका जो अस्तित्व था वो भी खत्म हो गया है। और यूरोप जो है वो बाबू आपका ग्रीक और रोम का जो है जैसे चलन था उसी वही सबको जो है अपनाता है। लेकिन भारत जो है वो अभी तक जीवित है। तो पहला नंबर जो पैराग्राफ था उसमें ये सब कहा गया है। आप चाहें तो यहां पर इसका वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइन था उसको लाए हैं, बाकी सबको छांट करके विदा कर दिए हैं कि वो सब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बाबू दूसरा पैराग्राफ में। ठीक है, हर पैराग्राफ को जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे, वर्ड का मीनिंग जान लेंगे साथ साथ जो है यहाँ पर आप उसका जो है वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, बट लेकिन इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, लेकिन इंडिया जो है रिमेन्स अभी भी जो है इमोवेबल है, यानी कि अचल है, अटल है, अभी भी वो जिस तरीके से था उस तरीके से ही बना हुआ है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही तो उसकी महिमा है। ये क्या है ना सर, यही तो उसकी महिमा है। ठीक है, तो ग्लोरी का मतलब क्या हो गया, यही उसका महिमा हो गया। ठीक है, ग्लोरी को जो है गर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहां इसका अर्थ हो जाएगा महिमा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, इट इज ए चार्ज, यानी कि इसके ऊपर एक आरोप है। चार्ज यानी कि यहां पर आरोप। ठीक है, किसी के ऊपर कोई आपका इंजाम लगा देता है, उस इंजाम को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। ठीक है, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी कि इंडिया के विरोध में एक जो है आरोप है। क्या आरोप है, दैट कि हर पीपल, यानी कि उसके जो लोग रहते हैं, उसके जो लोग हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, उनके जो लोग हैं वो सब जो है अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य है, उन लोगों को जो है कुछ आता नहीं है, पुराने जमाने के लोग हैं, इसलिए उन लोगों को क्या कहा गया है, अनसिविलाइज्ड हैं। इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी है। क्या कहा गया है पश्चिमी लोगों के द्वारा, भारत के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या है ना सर, वो लोग अनसिविलाइज्ड हैं, वो लोग इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं। एंड स्टॉलिड यानी कि वो लोग जो हैं आवेगहीन है, उन लोगों का कोई आवेग नहीं है। तो ये जो आपका लाइन हो गया, इसके बारे में आप लोगों को पूछा जाता है कि अनसिविलाइज्ड है भारत के द्वारा के बारे में जो है कौन सा आरोप दिया गया है। तो कौन सा आरोप दिया गया है ना, इंडियन पीपल्स आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। ठीक है, ये इसके बारे में जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न होता है, ये बता दिए हैं। अब चलते हैं, उसके बाद देखिए, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, यानी कि ये लोग जो हैं, ये आपका इंडियन जो पीपल हैं, इंडियन के जो लोग हैं, वो लोग आपका इतने अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने आवेगहीन हैं कि इन लोगों को जो है आपका नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, टू इंड्यूस, प्रेरित करना, कोई काम के लिए जो है उनको उत्साह देना जो है इन लोगों को संभव ही नहीं है। देन टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, यानी कि उन लोगों के ऊपर जो कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ उन लोगों के ऊपर जो चेंजेस आएगा, उसके लिए प्रेरित जो हम लोग करेंगे, उसमें जो है कोई आपका चेंजेस ही नहीं आता है, क्योंकि वहां के लोग जो हैं अज्ञानी हैं, वहां के लोग आपका अनसिविलाइज्ड हैं, वहां के लोग स्टॉलिड हैं। इसके वजह से जो है ये आपका चार्ज लगाया जाता है, किसके द्वारा ना सर, पश्चिमी देशों के द्वारा, वेस्टर्न आपका कंट्रीज के द्वारा। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो आपका आरोप है, ये हम लोगों का आरोप किसके ऊपर है ना, हम लोगों के मेरिट यानी योग्यता के ऊपर है। यहां क्या कहा गया है इस पैराग्राफ नंबर 2 में कि हम लोगों का जो आपका इंडिया है, ये अभी भी जो है इमोवेबल है, यानी कि ये अभी भी उसके जो आपका आदर्श है उसी पे टिका हुआ है, ये अभी भी अचल है, यही इसकी क्या है, महिमा है, यानी कि ग्लोरी है। ठीक है, और भारत के लोग आपका अनसिविलाइज्ड हैं, स्टॉलिड हैं, इग्नोरेंट हैं, और इन लोगों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता है, इन लोगों के ऊपर कोई चेंज नहीं आ सकता है, ऐसा आपका चार्ज लगाया गया है, यानी कि आरोप
लगाया गया है। तो पैराग्राफ नंबर 2 में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो भी हम लोग जान चुके हैं, वर्ड मीनिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं बाबू पैराग्राफ नंबर 3 में क्या इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। यहां से बाबू आपका लाइन पकड़ के आपका लिख दिया जाता है। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, खाली इतना लिख देगा कि सिविलाइजेशन इज दैट, खाली इतना लिख देगा, उसके बाद यहां पर आपका डैश लगा देगा। खाली सिविलाइजेशन इज द, उसके बाद आपका डैश लगा देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। द सिविलाइजेशन इज द, पहला ऑप्शन रहेगा मोड ऑफ कंडक्ट, इज द स्टॉलिड, इग्नोरेंट, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे देगा और उस पे आपको लिख देना है कि मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन क्या है आपका मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचरण का एक तरीका है। तो सिविलाइजेशन क्या है सर? सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक आपका सभ्यता एक आचरण का तरीका है। व्हिच पॉइंट्स आउट, जो बताता है हम लोगों को, टू मैन, यानी कि लोगों को बताता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या बताता है ना, पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य का जो पथ होता है, वो कर्तव्य क्या है एक आदमी का, उसके बारे में बताता है। कौन बताता है ना सर? सिविलाइजेशन बताता है। सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ कंडक्ट, इट पॉइंट्स आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटीज, ये बताता है लोगों को कि उसका कर्तव्य क्या है। कौन बताता है? सिविलाइजेशन बताता है। ठीक है, ऑब्जर्व मोरालिटी, यानी कि आपका नैतिकता को अवलोकन करना, नैतिकता को देखना, ये जो है टू ऑब्जर्व मोरालिटी कहा गया है कि आपका जो नैतिक गुण है उस नैतिक गुण को देखना जो है आपका इस पैराग्राफ का काम है। यानी कि ये जो आपका कहा गया है ऑब्जर्व मोरालिटी, ये आपका किसका काम है? सिविलाइजेशन का काम है, आपके नैतिक गुण जो है उसको देखना। ठीक है, इन गुजराती, यहां से भी प्रश्न होता है, इन गुजराती मीन्स गुड ऑफ कंडक्ट, गुड कंडक्ट, यानी कि गुजराती में सिविलाइजेशन क्या है ना, गुड कंडक्ट है। इन गुजराती सिविलाइजेशन इज ए गुड कंडक्ट। ठीक है, यहां से भी प्रश्न होता है कि इन गुजराती में व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इज गुड कंडक्ट। ठीक है, ये भी आप लोग जान लिए हैं। तो इन गुजराती सिविलाइजेशन इज गुड कंडक्ट और सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे, उसमें क्या कहा गया है, इफ दिस डेफिनेशन, यानी कि यहाँ जो आपका सिविलाइजेशन के बारे में कहा गया है, एक डेफिनेशन दिया गया है कि सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट, इट इज द गुड कंडक्ट। इसके बारे में जो ये डेफिनेशन यानी कि आपका संज्ञा दी गई है, इसका जो परिभाषा बताई गई है, इफ दिस डेफिनेशन इज करेक्ट, यानी कि ये परिभाषा अगर सही है, ये परिभाषा अगर सही है, आपका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, संज्ञा भी कहा जाता है। इंडिया हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम अदर, अगर ये परिभाषा अगर सही है तो भारत को जो है किसी दूसरे देश से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तो चौथा नंबर पैराग्राफ में यही कहा गया है कि ऊपर वाला तीसरा पैराग्राफ में जो आपका डेफिनेशन सिविलाइजेशन का, सभ्यता का जो डेफिनेशन दिया गया है वो अगर सही है तो किसी भी आपको देश से, हमें भारत को जो है कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में। वी नोटिस दैट, हम लोग देखे हैं कि नोटिस यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, लुक मतलब भी देखना, नोटिस मतलब भी देखना, वॉच मतलब भी देखना, लेकिन नोटिस यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को देखते हैं तब उसको कहा जाता है नोटिस। ठीक है, वी नोटिस दैट, हम लोग देखे हैं कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं 5वां नंबर पैराग्राफ में, आप लोगों को कौन सा वर्ड कौन सा पैराग्राफ में है ये भी याद हो जाएगा। आप लोग अगर पढ़ेंगे मेरे साथ तो कौन सा आपका वर्ड जो है कहां पर किस पैराग्राफ में मिलेगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। 5 नंबर पैराग्राफ में क्या कहा गया है, वी नोटिस दैट, हम लोग देखे हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये शब्द जो है, ये लाइन से आपका कोई ऐसा आपका एग्जाम नहीं है जहां इस लाइन से प्रश्न नहीं पूछा गया है। यहां कहा गया है वी नोटिस दैट माइंड इज ए व्हाट, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कि माइंड जो है, हम लोगों का जो मन है, ये बेचैन पक्षी है। ठीक है, द मोर इट गेट्स, यानी कि इसको जितना मिलता है,
द मोर इट वांट्स, यानी कि हम लोगों का जो मन को जितना मिलता है वो उतना ही चाहता है। अगर आपके पास आज 1,000 रुपया होगा, आपकी मम्मी ने मान लीजिए आपको 5,000 रुपया दिया, जो बाबू आप जो है अपना खर्च चलाओ 5,000 रुपया से, ठीक है, तो अगली महीना आपको मन होगा 5,000 में क्या होने वाला है, अगर 10,000 मिल जाता तो मजा आ जाता। अगर आपको 10,000 मिलने लगेगा तब मन होगा अरे भैया 10,000 में क्या होता है, और भी ज्यादा मिलता बढ़िया रहता। इसलिए गांधी जी के द्वारा कहा गया है हम लोगों का जो माइंड है, हम लोगों का जो मन है, ये आपका रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि बेचैन पक्षी है, ठीक है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, जितना ये आपको मिलता है वो उतना ही वो और भी चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, स्टिल तब भी, रिमेन्स यानी कि रह जाता है, अनसेटिस्फाइड यानी कि आपका सेटिस्फाई नहीं होता है, तब भी वो संतुष्ट नहीं रहता है, ये तब भी असंतुष्ट रहता है। क्या होता है? असंतुष्ट रहता है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट हो जाता है। आवर एंसेस्टर्स, हम लोगों के पूर्वज, एंसेस्टर्स का मतलब हो जाता है पूर्वज। आप लोगों को अगर पता होगा तो बढ़िया है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो आवर एंसेस्टर्स, हम लोगों के जो पूर्वज हैं, फोर फादर का मतलब भी पूर्वज होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। एंसेस्टर कभी लिखा रहेगा, कभी फोर फादर लिखा रहेगा, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, सेट ए लिमिट, एक जो है लिमिट को सेट कर दिए हैं, एक सीमा को तय कर दिए हैं, ठीक है। सेट ए लिमिट यानी कि सीमा को तय कर दिए हैं टू आवर इंडल्जेंस, इंडल्जेंस यानी कि इच्छा। देखिए यहां वर्ड मीनिंग दिया गया है, इंडल्जेंस यानी कि इच्छा। ये बहुत कठिन वर्ड था इसलिए इसका वर्ड मीनिंग साथ साथ दे दिए हैं, ठीक है। सेट ए लिमिट यानी कि सीमा आपका निर्धारण कर दिए हैं टू आवर इंटेलिजेंस, हम लोगों का जो इच्छा है उस इच्छा के ऊपर जो है आपका एक सीमा लगा दी गई है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, तो पूछा जाएगा आपका महात्मा गांधी के अनुसार जो मन क्या है ना, महात्मा गांधी के अनुसार, एज महात्मा गांधी, आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। फिर पूछा जाएगा आवर एंसेस्टर्स, हम लोगों के जो पूर्वज हैं उनके अनुसार हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो उन लोगों के अनुसार जो है दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, तो हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस, इट इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, ये एक आपका मानसिक स्थिति है। तो खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, ये क्या है, ये आपका लार्जली सबसे बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है, ये आपका मेंटल कंडीशन हो सकता है, आपका मानसिक स्थिति है। तो पैराग्राफ नंबर 5 का जो मेन कंडीशन था ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग छठा नंबर पैराग्राफ में चलेंगे बाबू। छठा नंबर जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया है वो देख लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी लाइन है जिसमें से आपका प्रश्न पूछा जाता है वही सबको लेकर के चलेंगे। अब हम लोग जो है बाबू समरी लेकर के नहीं चल रहे हैं, एकदम जो है जिस्ट हो जाता है इतना छोटा करके आपका 5 मिनट में बता करके निकल जाएंगे, उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें लाइन बाय लाइन जो है लाइन उठा करके प्रश्न पूछ देता है, और आप जो है समरी पढ़ के जाते हैं और सर वहां पर चकरा जाता है और ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। इसलिए ना ही हम लोग पूरा किताब को लेके आए हैं और ना ही समरी को लेकर के आए हैं। किताब का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, जहां से आपका क्वेश्चन आएगा वो सभी को लेके आए हैं, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ सर जो है एकदम खजाना हम लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। तो छठा नंबर आपका पैराग्राफ में चलेंगे। इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। ट्रू का मतलब किसको नहीं पता है, ट्रू का मतलब होता है सच। इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। दैट कि ए पर्सन विल बी हैप्पी, एक आदमी खुश होगा, हैप्पी यानी कि खुश होगा, विल बी हैप्पी खुश होगा, बिकॉज क्योंकि दे आर रिच, क्योंकि वो धनी है, उसके वो बहुत अमीर है, इस वजह से खुश होगा, ये जो है सही नहीं है। ऐसा है कि कोई अगर अमीर है तो वो खुश नहीं है, ऐसा हो सकता है? हाँ, महात्मा गांधी के अनुसार उन्होंने कहा है कि ये जो है सच नहीं है कि वो अमीर है इस वजह से वो खुश होगा। इट इज नॉट ट्रू ए पर्सन विल हैप्पी बिकॉज दे आर रिच, क्योंकि वो धनी है।
एंड अनहैप्पी बिकॉज दे आर पुअर, और आपका दुखी रहेगा, अनहैप्पी यानी कि दुखी, बिकॉज क्योंकि दे आर पुअर, वो लोग जो है आपका गरीब हैं, इस वजह से दुखी होंगे। ये बात जो है सच नहीं है, कोई आपका गरीब आदमी भी जो है आपका खुश रह सकता है, यही कहा गया है। द रिच आर ऑफन सीन, जो आपका धनी व्यक्ति हैं, जो आपका अमीर व्यक्ति हैं, ऑफन सीन, ऑफन यानी कि प्राय यानी कि हर वक्त जो है देखा जाता है, सीन यानी कि देखा जाता है। टू बी अनहैप्पी, वो जो है आपका दुखी हैं, यानी कि जो आपका अमीर व्यक्ति हैं उन लोगों को जो है हम लोग देखते हैं बार बार कि वो ही जो है ज्यादा आपका दुखी हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, यानी कि जो गरीब है वो जो है खुश है, और जो अमीर है उसका एकदम पैसे के गद्दी में सोता है, लेकिन फिर भी उसका जो है मन में जो है दुख है कि इतना पैसा का हम करेंगे क्या। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कहा गया है आपका, जो ये बात सच नहीं है कि वो कोई आपका रिच व्यक्ति है तो वो आपका हैप्पी होगा, ऐसा कोई आपका बात नहीं है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि आपका वी ऑफन सीन दैट आपका रिच पीपल आर आपका टू बी अनहैप्पी, जो जितने भी आपके रिच पीपल होते हैं वो लोग आपका दुखी होते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हम लोगों के पूर्वज, एंसेस्टर के मतलब हम लोग जान चुके थे पूर्वज। अब आप बोलेंगे कि सर पूर्वज क्या होता है, पूर्वज के बारे में भी समझ लीजिए। पूर्वज जो आपके जो पहले आपका जो परिवार में जो रहा करते थे, जैसे आपका दादाजी, दादाजी के पिता यानी कि परदादा, परदादा के जो पिता थे, इस तरीके से जो आपके पहले जमाने में थे जो गुजर चुके हैं उनको हम लोग एंसेस्टर यानी कि पूर्वज कहते हैं। आवर एंसेस्टर देयरफॉर, यानी कि हम लोगों के पूर्वज इसलिए, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन यानी कि बहुत विचार विमर्श के बाद, ड्यू डेलिब्रेशन यानी कि विचार विमर्श करने के बाद, यहां लिखा होगा तो ड्यू डेलिब्रेशन यानी कि विचार विमर्श करना। तो हम लोगों के जो पूर्वज हैं वो लोग गहन चिंतन किए हैं, विचार विमर्श किए हैं, एंड डिसाइडेड, और जो है आपका निर्देश दिए हैं दैट की वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम लोगों के हाथ और पैर से हो पाता है, यानी कि हम लोगों को जो है रेस्ट नहीं खोजना है, हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम लोगों के हाथ के द्वारा किया जा सकता है और पैर के द्वारा किया जा सकता है, वही हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का कहा गया था, आपका 6 नंबर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 6 में ये सब आपको कहा गया था, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग 7th पैराग्राफ में चलेंगे, वहां क्या कहा गया है देख लेते हैं। दे फर्दर रिजोन्ड, दे यानी कि आपका एंसेस्टर्स के बारे में कहा गया है, पूर्वज के बारे में कहा गया है। दे फर्दर, वे लोग जो हैं उनके बाद रिजोन्ड यानी कि तर्क दिए हैं दैट की लार्ज सिटीज ऑयर ए स्नेर, यानी कि बड़े बड़े जो आपके शहर होते हैं वो क्या है ना, वे जो है स्नेर है यानी कि जाल है। बड़ा बड़ा जो शहर है उसको देख करके हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा शहर है, वहां के लोग कितना आपका विलासिता के जीवन जीते हैं, वहां के लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन गांधी जी के अनुसार ये क्या है, ये एक स्नेर है यानी कि जाल है ये। ठीक है, किसको जाल कहा गया है? अब इन द आपका गांधी जी व्हाट इज अबाउट गांधी जी, व्हाट इज आपका स्नेर ना, स्नेर इज ए सिटी, ही सेड द सिटीज आर स्नेर। ठीक है, तो यहां कहा गया है कि जो आपका सिटीज होता है वो आपका जाल है, एंड ए यूजलेस, और जो है यूजलेस है यानी कि बेकार है, यूजलेस एनकम्ब्रेंस यानी कि बेकार आपका एक बोझ है। क्या बेकार बोझ है? व्हाट इज आपका यूजलेस एनकम्ब्रेंस ना, सिटीज आर स्नेर्स एंड यूजलेस एनकम्ब्रेंस। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा व्हाट इज यूजलेस एनकम्ब्रेंस ना, सिटीज आर यूजलेस एनकम्ब्रेंस, एंड व्हाट इज स्नेर ना, सिटीज आर आपका सिटीज आर द सिटीज आर स्नेर। ठीक है, यहां से पूछा जाता है तो यहां से आप लोग आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं देयर वुड बी गैंग्स, देयर यानी कि सिटी में यानी कि शहर में, देयर वुड बी गैंग्स
यानी कि वहां पर जो है गैंग रह सकते हैं, यानी कि दल रह सकते हैं, गैंग ऑफ थीव्स यानी कि चोरों का झुंड रह सकता है, तो चोरों का दल रह सकता है, एंड रॉबर्स और डकैत रह सकते हैं, एंड प्रोस्टिट्यूशन और वेश्यावृत्ति भी वहां पर चल सकती है, एंड भाइस, भाइस यानी कि बुराई भी वहां पर है, फ्लरिशिंग यानी कि पनप रहा है, कहां पर ना सिटी पर अगर देखेंगे तो वहां पर आपका क्या मिलेगा, गैंग्स ऑफ थीव्स यानी कि चोरों का झुंड मिल जाएगा आपको, रॉबर्स मिल जाएगा यानी कि डकैत आपको मिल जाएगा, डाकू मिल जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति जो होती है, देह का व्यवसाय जो होता है वो भी आपको शहर में मिल जाएगा, सिटी में मिल जाएगा, एंड वाइस जो बुराई जो है, वाइस आपका फ्लरिशिंग, वाइस फ्लरिशिंग, इसको जो है एक साथ पढ़ना है, वाइस फ्लरिशिंग यानी कि बुराई जो है वहां पर पनप रहा है, इन द सिटी, कहां पर ना सर, शहर के अंदर, शहर के अंदर जो है बुराई आपका फ्लरिशिंग यानी कि पनप रहा है, ठीक है। इन सिटीज दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, यानी कि सिटी में जो है पुअर मैन आपका गरीब जो लोग होते हैं वो लूट लिए जाते हैं, किसके द्वारा, रिच मैन के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है आपका पैराग्राफ नंबर C7 में, ना गरीब जो है किसके द्वारा लूटे जाते हैं, ना सर आपके गरीब जो हैं आपके रिच मैन के द्वारा लूटे जाते हैं, ठीक है। आपका इन सिटीज पुअर मैन्स वुड बी रॉब्ड, यानी कि पुअर मैन जो गरीब लोग होते हैं वो लूटे जाते हैं, किसके द्वारा, रिच मैन के द्वारा, आपके धनी व्यक्तियों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 में आते हैं, ठीक है। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सोर्ड आर इनफीरियर, देखिए किंग्स यानी कि राजा, एंड देयर सोर्ड्स यानी कि सोर्ड्स यानी कि तलवार, क्या होता है सर, तलवार होता है। तलवार के बारे में आप लोग जानते हैं, तलवार क्या होता है, वो जो छोरा होता है मार करके काटने के लिए होता है, उसको कहा जाता है सोर्ड, ठीक है। यहां कहा गया है दे सॉ दैट, वो लोग देखे हैं कि, दे यानी कि हम लोगों के पूर्वज के बारे में कहा गया है, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सोर्ड यानी कि राजा और उनके जो तलवार हैं, और इंफीरियर जो वो जो है कमजोर है, इंफीरियर यानी कि कमजोर, टू बी सोर्ड ऑफ एथिक्स यानी कि नैतिकता का जो तलवार है उसके पास राजा का तलवार बहुत तुच्छ है, बहुत कमजोर है। तो व्हाट इज इंफीरियर देन सोर्ड ऑफ एथिक्स, ना आपका किंग्स सोर्ड आर इंफीरियर देन सोर्ड ऑफ एथिक्स, यानी कि राजाओं के जो तलवार हैं वो आपके कमजोर हैं, इंफीरियर हैं, किससे, ना नैतिक आपका तलवार से, नीति का जो तलवार होता है उससे ज्यादा जो है आपका कमजोर होता है, ठीक है। अब कहा गया है सोवरिंग ऑफ आर्थ, सो द सोवरिंग ऑफ आर्थ, सोवरिंग ऑफ आर्थ यानी कि आपके पृथ्वी के जो राजा हैं, अर्थ यानी कि आपका पृथ्वी, सोवरिंग यानी कि जो शासन करता है, शासन करता यानी कि पृथ्वी के जो शासक हैं, शासन करता है, आर टू बी इंफीरियर यानी कि पृथ्वी का जो शासन करता है वो जो है कमजोर है। फिर कहा गया है कि आपका राजा का तलवार तो कमजोर है नैतिक आपका तलवार से, नैतिक तलवार यानी कि सोर्ड ऑफ एथिक्स, वो जो सोर्ड ऑफ एथिक्स है वो किससे कमजोर है, इंफीरियर है, ना किंग एंड हिज सोर्ड से आपका कमजोर है। और फिर से कहा गया है कि आपके जो पृथ्वी का जो राजा महाराजा हुआ करते हैं उनसे जो है आपका दे आर इंफीरियर, दे आर टू बी इंफीरियर, पृथ्वी के जो राजा हैं वो आपके कमजोर हैं। टू ऋषिज एंड फकीर्स, जो आपके धार्मिक ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं और जो फकीर होते हैं उससे आपके पृथ्वी का जो शासक होते हैं, सोवरिंग ऑफ आर्थ होते हैं, पृथ्वी का जो राजा होता है वो और भी जो है गरीब है, ठीक है। इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है वो देखते हैं। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न, बाप रे बाप, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं बाबू, चलिए। ये नेशन यानी कि एक राष्ट्र, ये नेशन यानी कि एक राष्ट्र या फिर एक देश, ठीक है, एक देश, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के साथ, एक संविधान के साथ, ये नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरीके का जो संविधान है यानी कि भारत का जो संविधान है उस तरीके का संविधान एक राष्ट्र में अगर हो, फिटर सक्षम है,
टू टीच अदर यानी कि दूसरे को सिखाने में सक्षम है। अगर भारत का जिस तरीके का संविधान है, कोई देश में अगर उस तरीके का संविधान होगा तो वो सक्षम है, वो देश सक्षम है दूसरे को सिखाने के लिए। देन टू लर्न फ्रॉम अदर यानी कि दूसरे के पास से सीखने के अलावा वो जो देश है दूसरे को सिखाने में ज्यादा सक्षम है। यानी कि हम लोगों का जो देश है, हम लोगों का देश जो है दूसरे के सीखने से अलावा हम लोग जो है खुद दूसरे को सिखा ज्यादा सकते हैं। ये बात कही गई है महात्मा गांधी के द्वारा। दिस नेशन हैड कोर्ट्स इज, ये जो आपका देश है, हम लोगों का जो देश है, यहाँ पर कोर्ट्स है यानी कि न्यायालय है, ठीक है। लॉयर्स यानी कि आपका जो लॉयर होते हैं वो है, ठीक है। एंड डॉक्टर्स डॉक्टर है। बट दे आर ऑल विद इन बाउंड्स यानी कि वो लोग जो हैं वो सब बंधे हुए हैं। जो आपके लॉयर्स होते हैं यानी कि वकील होते हैं, उसके बाद आपका जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी पेशेवर लोग हैं वो लोग किसी ना किसी तरीके से बाउंड्स है यानी कि बंधे हुए हैं। तो यहां आपका कहा गया है आपका नेशन के बारे में कि एक आपका देश हो और जिस देश में आपका इस तरीके का संविधान हो तो उस देश का लोग जो हैं दूसरे को ज्यादा सिखाने के लिए सक्षम है खुद दूसरे से सीखने के अलावा। और इस देश में जो है आपका कोर्ट है, लॉयर है, आपका वकील है और आपका डॉक्टर है। और ये जो है आपका जितने भी पेशे हैं, वकील, डॉक्टर, लॉयर, ये सब जो हैं बाउंड्स है यानी कि बंधे हुए हैं, ठीक है। सभी चीज को 2 बार 3 बार करके बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है। एक बार बोलने पर जो है अगर समझ में ना आए, इसी वजह से बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है। और 1 घंटा में हम लोगों का जो है एकदम क्लास को कंप्लीट कर दिया जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को उसके बाद, ठीक है। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, तो जस्टिस के बारे में आपको क्या कहा गया है? जस्टिस यानी कि न्याय, जस्टिस का मतलब हो जाता है न्याय। तो जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर यानी कि जस्टिस जो है वो सहनशील तरीके से निष्पक्ष है। जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? टॉलरेबली फेयर। इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स यानी कि जो साधारण नियम है वो क्या है कि हम लोगों को जो है कोर्ट से यानी कि न्यायालय से बच के रहना चाहिए। हम लोगों को जो है कोर्ट से दूर रहना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को कोर्ट कचहरी में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, उससे जो है दूर रहना चाहिए। ये आपका निष्पक्ष हो या ना हो, लेकिन न्यायालय से जो है हम लोगों को दूर रहना चाहिए। न्यायालय से, कोर्ट से हम लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलता है, टाइम लग जाता है, निष्पक्ष होने के बाद भी जो है कोई फायदा नहीं है। इससे जो है हम लोगों को दूर रहना चाहिए। इसके बारे में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है इसमें। और क्या कहा गया? दिस इविल यानी कि ये बुराई जो है, इविल यानी कि बुराई, ठीक है। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल यानी कि देखी जाती है, नोटिसेबल, ठीक है, देखी जाती है। ओनली इन एंड अराउंड ऑफ कैपिटल्स यानी कि राजधानी, ठीक है, राजधानी में ही जो है ये देखी जा सकती है। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल यानी कि अराउंड यानी कि आसपास, ठीक है, आसपास देखी जाती है। किसका आसपास? ये बुराई सब देखी जाती है ना सर, राजधानी के आसपास, कैपिटल के आसपास से सब बुराई देखी जा सकती है, ठीक है। लाइन से जो क्वेश्चन होता है इसलिए लाइन उठा करके लेके आए हैं आपके किताब से, ठीक है, आप जो है मैच कर सकते हैं। अब आते हैं, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली यानी कि कॉमन पीपल जो हैं, साधारण जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? लिव्ड, जीते हैं, जीवन जीते हैं, इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से जो है वो लोग आपका जीवन को जीते हैं, ठीक है। एंड फॉलोड और मानते हैं देयर एग्रीकल्चर और करते हैं, काम करते हैं, उसकी जो खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर यानी कि खेती, ऑक्यूपेशन, खेती का जो पेशा है इसको जो है वो लोग मान करके चलते हैं। कौन? ना सर, आपका कॉमन पीपल जो होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो लोग स्वतंत्र जीवन जीते हैं। एंड फॉलोड एग्रीकल्चर और आपका कृषि क्षेत्र में जो है वो लोग
आपका काम करते रहते हैं। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। बात तो ये है, ये जो हम लोग पढ़े हैं इसका मुद्दा जो है यहां से क्वेश्चन होता है। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। हु एंजॉयड ट्रू होम रूल? आवर एंसेस्टर्स। कौन सर? आवर जो है एंसेस्टर्स हैं, हम लोगों के पूर्वज जो हैं वो लोग जो हैं ट्रू होम रूल को एंजॉय किए हैं। ठीक है, यहां कहा गया है द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। वो लोग स्वतंत्र जीते हैं और फॉलोड एग्रीकल्चर। आपका कृषि को जो है फॉलो करते हैं और वो लोग जो है आपका इंडिपेंडेंटली और एंजॉय जो है होम रूल यानी कि घर के जो शासन है, स्वायत्त शासन है, वो लोग जो है अपना शासन में जीते हैं। किसी के ऊपर इन लोगों का दबाव नहीं है। यहां से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों का, यहां पर आप लोगों का दिया गया है वर्ड मीनिंग, पढ़ सकते हैं। अब आते हैं 9वां नंबर पैराग्राफ में। अब आते हैं 9 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें। दे द टेंडेंसी यानी कि झुकाव जो है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारत का जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन यानी कि अभी तक तो पता चल गया होगा इसका मतलब सभ्यता होता है और कल्चर का मतलब संस्कृति होता है। ठीक है, द टेंडेंसी यानी कि झुकाव ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता है इसका झुकाव जो है आपका एलिवेट यानी कि बढ़ाना है, टू द मोरल विंग्स यानी कि नैतिक जो चीज होती है उस चीज का बढ़ावा देना, ये आपका भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी है। भारतीय सभ्यता उसी के तरफ झुका हुआ रहता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपगेट इमोरालिटी। ये जो शब्द है इसको ध्यान दीजिए, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है ना, इंडियन सिविलाइजेशन नैतिक गुण को यानी कि मोरालिटी विंग्स को जो है बढ़ावा देता है। वो जो है इवेलेट, व्हाट इवेलेट ना, आपका मोरल विंग्स को, ठीक है, मोरल विंग्स को इवेलेट करता है। लेकिन जो आपका पश्चिमी देश जो है, आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यानी कि पश्चिमी जो सभ्यता है, ये क्या करता है, प्रोपोगेट बढ़ावा देता है। एवेलेट मतलब भी बढ़ावा देना, प्रोपोगेट मतलब भी बढ़ावा देना। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को बढ़िया से याद रख लीजिए। प्रोपोगेट बढ़ावा देता है, इमोरलिटी अनैतिकता को बढ़ावा देता है। यानी कि भारतीय जो टेंडेंसी है वो अलग है, वो मोरालिटी को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, और पश्चिमी सभ्यता जो है वो इमोरलिटी को बढ़ावा देता है, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द लेटर इज गॉडलेस। लेटर के बारे में समझिए। लेटर का मतलब यहां हो जाता है जो हम लोगों के बाद में आएंगे, यानी कि हम लोगों के जो उत्तराधिकारी हैं उसके बारे में पूछा गया है। यानी कि आपका जो अभी जो चल रहा है, अभी जो लोग जी रहे हैं उनके बारे में कहा गया है। द लेटर इज गॉडलेस, यानी कि अभी के जो लोग हैं वो क्या हैं सर, गॉडलेस हैं। वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, यानी कि वो लोग जो हैं नास्तिक हैं। द फॉर्मर यानी कि पुराने लोग जो हैं, कौन सर, पुराने जितने भी लोग हैं वो लोग क्या हैं ना, वो लोग आपका बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, वो लोग जो हैं बिलीव यानी कि विश्वास करते हैं, बेस करते हैं किस पर ना, गॉड पर, भगवान पर जो है वो लोग भरोसा करते हैं। और द लेटर इज गॉडलेस यानी कि अभी बाद में जो लोग जीवन लिए हैं, जन्मे हैं, वो लोग जो है आपका गॉड पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग जो है गॉडलेस है। ठीक है, द लेटर इज गॉडलेस एंड द फॉर्मर इज द बेस्ड ऑन द आपका बिलीव इन गॉड, यानी कि भगवान पर विश्वास करता है अभी का आदमी, और भगवान पर विश्वास नहीं करता है, और पुराने लोग जो हैं वो लोग भगवान पे विश्वास करते थे। एवरी लवर ऑफ इंडिया, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर बहुत बढ़िया बात कही गई है। देखिए, एवरी लवर ऑफ इंडिया यानी कि सभी भारत प्रेमी को क्लिंग यानी कि चिपक के रहना चाहिए। क्या करना चाहिए ना, सभी भारत प्रेमी को क्लिंग करना चाहिए यानी कि चिपक के रहना चाहिए। टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुराने भारतीय जो सभ्यता है उसके साथ सभी भारत प्रेमी को जो है चिपक करके रखना चाहिए। किस तरीके से चिपक के रखना चाहिए, इवन एज चाइल्ड क्राइंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक आपका छोटा बच्चा अपनी मम्मी के छाती के साथ चिपका हुआ रहता है, उसी तरीके से हर भारत का प्रेमी को जो है
आपका पुराने सभ्यता के साथ, भारत के जो पुराना सभ्यता है उसके साथ एकदम चिपक करके रहना चाहिए, जिस तरीके से आपका छोटा बच्चा उसकी मम्मी के गोद में एकदम चिपक करके सोता है। ठीक है, इतने बारे में समझ लिए महात्मा गांधी किस तरीके से भारतीय सभ्यता को अच्छा मानते थे, उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा हम लोग इसमें चलेंगे पैराग्राफ में, 10वां नंबर पैराग्राफ में क्या 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 कहा गया है, आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं जो हूं बाबू पश्चिमी का विरोधी नहीं हूं। क्या नहीं हूं? मैं के बारे में यहां किसके बारे में कहा गया है, आई एम नॉट हेटर, हेटर यानी कि आपका विरोधी, हेटर यानी कि विरोधी। ठीक है, आई एम नॉट हेटर, गांधी जी बोल रहे हैं मैं जो हूं बाबू, हम आपका पश्चिमी देशों के विरोधी नहीं हूं। ठीक है, इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यानी कि अगर मैं चाहूं कि भारत को एकदम ऊंची बुलंदी पर पहुंच जाए, एकदम टॉप पर पहुंच जाए भारत, आई मस्ट टेल, मैं अवश्य बताऊंगा, मस्ट यानी कि जरूर बताऊंगा, मस्ट टेल आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि सालों साल के जो अनुभव है, सालों साल का जो मेरा अनुभव है पश्चिमी देशों में रहने का, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि भारत आपका गांधी जी जो हैं कई सालों तक इंग्लैंड में पढ़ाई किए हैं, यानी कि उनको वहां पर पढ़ने के दौरान आपका पश्चिमी देशों के बारे में, पश्चिमी सभ्यता के बारे में, पश्चिमी कल्चर के बारे में उनको जानकारी था, उनको अनुभव था, उनको एक्सपीरियंस था। इसलिए उनका कहना है अगर मुझे भारत को जो है सबसे ऊंची बुलंदी पर पहुंचाना है, अगर टॉप पर पहुंचाना है, भारत को फुलेस्ट हाइट तक पहुंचाना है, तो आई मस्ट टेल, मैं अवश्य बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा, एवरी आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों साल के अनुभव के साथ, ऑफ इंडियन मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का सालों साल के अनुभव के साथ मैं ये बताऊंगा, किसको बताऊंगा ना, टू माई कंट्रीमेंस, मेरा जो देशवासी है उनको मैं जरूर बताऊंगा, फ्रैंकली स्पष्ट रूप से बताऊंगा, दैट की वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, यानी कि हमें जो है हमेशा इससे दूरी बना करके रखना है, सन इट मतलब दूर रहना है। तो यहां क्या कहा गया है, अगर बच के रह, आपका भारत को ऊंची बुलंदी पर पहुंचाना है, फुलेस्ट हाइट पर पहुंचाना है, एकदम टॉप पर पहुंचाना है, तो क्या करना होगा, तो मैं अवश्य बताऊंगा, मेरे अनुभव जितना है, मैं तो इतना साल तक आपका बाहर पश्चिमी मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे, हम लोगों को जो है, सभी भारतवासी को जो है इस आधुनिक सभ्यता से जो है दूर रहना चाहिए। तो गांधी जी जो है आधुनिक सभ्यता के घोर विरोधी थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं जो हूं बाबू हेटर नहीं हूं, मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हम लोगों को जो है एकदम पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए। अब पता चलेगा आपको गांधी जी क्यों पश्चिमी सभ्यता को से दूर रहने के लिए बोले हैं हम लोगों को, उसके बारे में आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। देखिए, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता क्या है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, मॉडर्न का मतलब आधुनिक है, ये तो सबको पता होगा, क्या ही बताएंगे। व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है, इट इज वर्शिप ऑफ द मेटेरियल, ये क्या है ना सर, वस्तुओं का पूजा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, वस्तुओं का पूजा है। ठीक है, किस तरीके से वस्तु का पूजा है वो भी समझ लेंगे। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट, इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट, यानी कि हम लोगों के अंदर जो जानवर है, ब्रूट का अर्थ हो जाता है जानवर, हम लोगों के जो अंदर जानवर छिपा हुआ है ना, उस जानवर का पूजा करना है पश्चिमी सभ्यता का मतलब। ठीक है, इट इज अनएडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म, ये जो है आपका शुद्ध पदार्थवाद है, शुद्ध आपका वस्तुओं का पूजा है। तो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में आपका गांधी जी जो है बहुत अच्छी अच्छी बात कहे हैं, लेकिन जब आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन के बात आता है तब गांधी जी कहते हैं ये जो है आपका किसका पूजा है ना, मेटेरियल का वर्शिप है, वस्तुओं का पूजा है। ये जो है हम लोगों के अंदर जो जानवर छिपा है, ब्रूट इन अस, उसका वर्शिप करना है, उसका पूजा करना है। और ये जो है ये आपका अनएडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म है, ये आपका शुद्ध रूप से पदार्थवाद है, शुद्ध रूप से आपका वस्तुओं का पूजा है।
ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी का क्या तर्क था, व्हाट इज आपका थिंकिंग अबाउट मॉडर्न सिविलाइजेशन of Gandhiji. Gandhiji said about modern civilization that modern civilization is worship of material, it is worship of brute in us, it is the unadulterated materialism. सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, आप लोगों को ये लिख देना है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम लोगों का 12th नंबर पैराग्राफ में चलेंगे, ठीक है। We must involve a civilization suited to its क्लाइमेट यानी कि उसका जो जलवायु है, उसका जो जलवायु है वेस्ट के बारे में कहा गया है, यानी कि पश्चिमी जो देश हैं, वेस्ट हैज इन्वॉल्व, वेस्ट जो है विकसित हुआ है, इन्वॉल्व यानी कि विकसित होना, इसके बारे में आप लोगों को जो है पहला जो पैराग्राफ है उसमें ही कहा गया है वेस्ट हैज इन्वॉल्व, यानी कि पश्चिम विकसित हुआ है, पश्चिम जो जन्मा है, पश्चिमी देश जो बड़े हुए हैं, इन्वॉल्व ए सिविलाइजेशन सभ्यता के रूप में बने हैं, सुइटेड इट्स क्लाइमेट यानी कि उसका जो जलवायु है उसके साथ ये जो है सिमिलर है, उसके साथ ये समानता है, यानी कि पश्चिमी का जो जलवायु है उसके अनुसार उसका जो काम धाम है, उसका जो संस्कृति है उसके लिए वो ठीक है, लेकिन वी हैव ए सिविलाइजेशन सुइटेड टू आवर कंडीशन, हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है, हम लोगों का जो सभ्यता है, ये हम लोगों के कंडीशन के अनुसार बना है, दूसरे पश्चिमी कंडीशन के अनुसार नहीं बना है। जैसे भारत में जो है बाबू गर्मी पड़ता है और पश्चिमी देशों में जो है ज्यादातर ठंडी पड़ता है, और हम लोग क्या करते हैं, पश्चिमी सभ्यता को कोट पैंट जो है बूट सूट पहन करके गर्मी में निकलते हैं। ये काम सही है? सही नहीं है, ये काम सही नहीं है। वही कहा गया है कि पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी देश के लिए उसका जो जलवायु है उसके अनुसार वो जो विकसित हुआ है वो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है, वी हैव ए सिविलाइजेशन सुइटेड आवर कंडीशन, हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है हम लोगों के कंडीशन के साथ सही जमता है। हम लोगों के आपका सिविलाइजेशन में क्या होता है, धोती पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ता है बहुत ज़्यादा, धोती कुर्ता पहन के रहते हैं, गर्मी अगर पड़ेगा तो आदमी गर्मी से मरेगा क्या, इस वजह से उनका सभ्यता का, उनका संस्कृति अलग है, मेरा संस्कृति अलग है। एंड बोथ आर गुड, दोनों जो है बहुत बढ़िया है, दोनों में जो है कोई गलती नहीं है, दोनों अपने क्लाइमेट के अनुसार सुइटेड है, दोनों अपने क्लाइमेट के अनुसार सिमिलर हैं, एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन पर्सपेक्टिव, दोनों जो है अपने अपने गुणों पर जो है, परिस्थितियों पर जो है, परसेप्टिव एंड स्पेयर्स में अपना जो है सही है, दोनों सभ्यता सही है। पश्चिमी सभ्यता अपने आपके क्लाइमेट के अनुसार सही है और भारतीय सभ्यता अपने अनुसार सही है। तो यहाँ 12 नंबर पैराग्राफ में ये कहा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि विशेष जो आपका विशेषता है, विशेष जो पहचान है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, प्रश्न होता है आपका आधुनिक जो सभ्यता है उसका विशेष पहचान क्या है ना। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनाइट मल्टीप्लिसिटी, यानी कि इनडेफिनाइट अनंत रूप से बढ़ जाना ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि आदमी का जो चाहत होता है, आदमी का जो इच्छा होता है उसका एकदम अनंत रूप से बढ़ जाना, यही होता है आपका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, विशेष जो पहचान है किसका ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन का। मॉडर्न सिविलाइजेशन का जितने भी लोग हैं आधुनिक सभ्यता के, उनका जो चाहत है, उनका जो मनोकामना है इतना बढ़ जाता है कि वो क्या करेगा आपका सोच नहीं पाता है, कि हम जो है कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ वैसा कर देंगे, क्या क्या सोचता रहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है। तो यहां पूछा जाता है व्हाट इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनफाइनाइट इनडेफिनाइट मल्टीप्लिसिटी, यानी कि अनंत रूप से बढ़ जाना ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि मानव का, ह्यूमन यानी कि मानव, वांट्स यानी कि चाहत, ठीक है, आदमी का जो चाहत है इसका एकदम बहुत बढ़ जाना, ये हो जाता है आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन का विशेष पहचान। बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बढ़िया से समझे नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए।
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज, यहां पर आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में कहा गया था, अब कहा गया है आपका एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता के बारे में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इंपरेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कड़ी तरीके से आपका नियंत्रण करना, अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि आपका पुराना जो सभ्यता है उसमें क्या कहा गया है, इंपरेटिव रूप से जो है अपना वर्ड्स को, अपना चाहत को, अपना इंडल्जेंस को, अपना इच्छा शक्ति को जो है आपका संयम करना, विनियमन करना, यानी कि रेगुलेट करना, ये जो है आपका प्राचीन सभ्यता का काम है, एंशिएंट सिविलाइजेशन का आपका पर्सपेक्टिव है, यानी कि इसका विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता, ठीक है। तो व्हाट इज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज इंपरेटिव रेस्ट्रिक्शन, कड़ाई रूप से नियंत्रण करना, अपॉन एंड स्ट्राइक रेगुलेटिंग, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपका विनियमन करना, किसके ऊपर, द दिस वांट्स, यानी कि ये जो चाहत है, ये जो आदमी का इच्छा शक्ति है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम जो है करोड़ों रुपया कमाएंगे, हम मतलब कुछ कुछ कर लेंगे, इतना जो इच्छा शक्ति है इसको जो है नियंत्रण करना, ये पुराने जो जमाने के आपके लोग हैं उसका सोच था, एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता का सोच था, ठीक है। दोनों के बारे में अंतर समझ लिए हैं। अब चलते हैं दूसरा पैराग्राफ में। सम ऑफ द इमीडिएट, इमीडिएट यानी कि तत्काल, सम ऑफ द इमीडिएट, कुछ तत्कालिक रूप से, कुछ तत्काल जो है, एंड ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा, रिजल्ट यानी कि फल जो है, कुछ सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, यानी कि कुछ तत्काल और ब्रिलियंट अच्छा, यहां बुद्धि नहीं, ब्रिलियंट यानी कि अच्छा, रिजल्ट फल, ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक आपका खोज का, इन्वेंशन यानी कि आपका खोज, आधुनिक खोज का कुछ अच्छी जो रिजल्ट है, अच्छी जो फल है, टू मैडनिंग, पागल कर देता है, यानी कि अभी का जो जमाना है, अभी इस आधुनिक सभ्यता में कुछ कुछ ऐसे चीज बनाई गई है जो हम लोगों को पागल कर देता है। जैसे घर में बैठे रहिए, एसी चला दीजिए, एकदम घर पूरा ठंडा हो जाएगा। इस तरीके का आज से अगर 10 साल नहीं, अगर 1000 साल पहले, 500 साल पहले अगर जाते तो इस तरीके से आदमी सोच सकता था। 1000 साल पहले अगर देखे तो वो प्राचीन जो सभ्यता था वहां का आदमी सोच सकता था कि एरोप्लेन में करके आदमी जो है आसमान में उड़ेगा, नहीं सोच सकता था। आदमी आज से अगर 200-300 साल पहले चले जाएं, क्या आदमी सोच सकता था कि आदमी जो है चांद पर चले जाएगा? तो इस तरीके से नहीं सोच पाता था। वही कहा गया है, अभी जो न्यू जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, इसका जो आपका इन्वेंशन है, इसका जो खोज है, टू मैडनिंग, पागल कर देता है, मोहित कर देता है, टू रेसिस्ट, विरोध करने से जो है पागल कर देता है। आप विरोध ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज जो है आविष्कार कर देता है, ऐसे ऐसे चीज का खोज कर देता है कि आप उसका रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। बट आई हैव नो डाउट, लेकिन मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतना जो है, इतनी अच्छी खोज करता है, फिर भी कहा गया है कि गांधी जी के द्वारा, फिर भी मेरा मन में संदेह नहीं है। आई हैव नो डाउट, मेरा मन में कोई संदेह नहीं है, दैट की विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, यानी कि आदमी का जो जीत है, आदमी का जो विजय है, वो सब चीज का प्रतिरोध करने में है, वो सब चीज का विरोध करने में। प्रतिरोध के जगह में विरोध लिख दीजिए और मजा आएगा। कि गांधी जी के द्वारा कहा गया है, इतनी अच्छी अच्छी चीज का तो खोज करता है, फिर भी मेरा मन में संदेह नहीं है। आई हैव नो डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, यानी कि आदमी का जो जीत है, लाइज यानी कि छिपी हुई रहती है, इन दैट रेजिस्टेंस, उसी चीजों को विरोध करने में जो है आदमी का आपका छिपी हुई रहती है। क्या न, विक्ट्री यानी कि जीत छिपी हुई रहती है। विक्ट्री याद नहीं आ रहा था, तो विक्ट्री किस पर छिपी हुई रहती है? उसी सोच पर, उसी विरोध पर जो है छिपी हुई रहती है। जैसे जैसे जो आधुनिक सभ्यता में जितनी चीज जो है बन रही है, उससे हम लोग इतना मोहित हो गए हैं। जैसे एसी बन गया है, कार बन गई है, इस वजह से जो है हम लोग हमेशा बैठे बैठे काम करते रहते हैं।
तो हम लोगों का जो है हाथ पैर नहीं चल पाता है। लेकिन गांधी जी क्या कहे हैं, हम लोगों को वही काम करना चाहिए जो हम लोगों के हाथ पैरों से हो सकता है, वो कहे हैं। और हम लोगों का पैराग्राफ नंबर 14 में कहा गया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो इन्वेंशन है, इट वाज सो मैडेनिंग टू रेसिस्ट, हम लोगों को विरोध करना जो है एकदम बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि मेरा मन में कोई डाउट नहीं है कि मन आदमी को अगर जीतना है तो ये सब आपका सुख को जो है छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, यानी कि पश्चिमी देश के द्वारा कहा गया, जस्ट इन द वेस्ट, पश्चिम देशों में, हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, यानी कि पश्चिमी देशों ने हैव मेड बनाया है, वंडरफुल अद्भुत, यानी कि चौंका देने वाला, आश्चर्यजनक, डिस्कवरीज खोज किया है, आश्चर्यजनक खोज किया गया है, इन थिंग्स मटेरियल, यानी कि वस्तु जो होती है उस वस्तुओं का खोज किया गया है, किसके द्वारा, ना सर पश्चिम के द्वारा, पश्चिमी देशों के द्वारा। ठीक है, इसको बढ़िया से समझिए। यहां कहा गया है कि पश्चिमी जितने भी देश हैं वो सब जो बनाए हैं वो सब आपका इन्वेंशन किए हैं ना, डिस्कवर किए हैं ना, ये जो खोज किया गया है, ये खोज आपका किस पर किया गया है, थिंग्स मटेरियल पर, भौतिक चीजों पर, जो सब चीज हम लोग हाथ लगा सकते हैं वही चीज को जो है वो लोग खोज किए हैं। सिमिलरली, वैसे ही हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, यानी कि हिंदुइज्म जो है, हिंदुत्व जो है, ये जो है और भी चमत्कारी खोज किया है। तो हिंदुत्व क्या किया है, जो पश्चिमी देश जो है वस्तु को खोज किया है, वस्तु बनाया है, लेकिन और भी मार्वेलस डिस्कवरीज किसके द्वारा किया गया है ना, पश्चिमी देश आपका हिंदुइज्म के द्वारा किया गया है, हिंदुत्व के द्वारा किया गया है। थिंग्स ऑफ रिलीजियन किसके ऊपर किया गया है ना, धर्म के ऊपर आपका खोज किया गया है हिंदुत्व के द्वारा। ऑफ द स्पिरिट, आध्यात्म के ऊपर खोज किया गया है। ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा के ऊपर भी खोज किया गया है। यानी कि भारतीय जो सभ्यता है वो आत्मा का ऊपर खोज किया है, स्पिरिट यानी कि आध्यात्म के ऊपर खोज किया गया है इनके द्वारा, और आपके रिलीजियन यानी कि धर्म में खोज किया गया है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन किसके ऊपर खोज किया है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है थिंग्स मटेरियल यानी कि वस्तु बनाया है। जैसे ये मोबाइल बनाया गया है पश्चिमी देशों के द्वारा, ये कलम बनाया गया है, ये आपका बोर्ड बनाया गया है पश्चिमी देशों के द्वारा, ये सब क्या है, कुछ वस्तु है। लेकिन हिंदुत्व के द्वारा क्या बनाया गया है ना, और भी मार्वेलस, और भी चमत्कारी डिस्कवरी किया गया है। किसके ऊपर ना, धर्म के ऊपर खोज किया गया है, आध्यात्म के ऊपर खोज किया गया है, और सोल के ऊपर खोज किया गया है, यानी कि आत्मा के ऊपर खोज किया गया है। ठीक है, तो आपका भारतीय जो सभ्यता है वो दूसरे चीजों के ऊपर खोज किया है, वस्तु के ऊपर निर्भर ज्यादा नहीं है। लेकिन पश्चिमी जो देश हैं वो लोग अपना खुशी के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 16 में क्या कहा गया है उसमें चलते हैं। वी आर डेजल्ड, हम लोग जो है मोहित हो गए हैं। वी आर डेजल्ड, हम लोग मोहित हो गए हैं। बाय मेटेरियल प्रोग्रेस, आपका जो वस्तु का जो आपका प्रगति है, वस्तु का जो प्रगति है, इस वस्तु के प्रगति से जो है हम लोग मोहित हो गए हैं, पागल हो गए हैं। वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो पश्चिमी विज्ञान ने बनाया है उसी चीज पर हम लोग डेजल हो गए हैं, हम लोग मोहित हो गए हैं, हम लोग पागल हो गए हैं। गॉड इन हिज विजडम, यानी कि भगवान जो है उसके ज्ञान के द्वारा, हैज प्रिवेंटेड, बचा करके रखा है, प्रिवेंटेड यानी कि बचा करके रखा है, इंडिया, भारत को, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, पार करने में, एलोन दोज लाइन्स, वो सीमा को पार करने में भगवान जो है हम लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा बचा करके रखे हैं। सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, यानी कि भारत को जो है भगवान ने बचा करके रखा है, वो सीमा को पार करने में, जो सीमा जो है पश्चिमी देशों ने वस्तुओं के द्वारा प्राप्त कर लिया है, वो सीमा को पार करने से जो है भगवान ने हम लोगों को बचा करके रखा है। ठीक है, टू फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, इसका जो आपका
विशेष जो मिशन है उसके लिए इसको बचा करके रखा है। कौन सा मिशन? ना मेटेरियलिज्म से दूर रहने का जो मिशन है, इसके लिए भगवान ने ये भारत का सभ्यता को बचा करके रखा है उसके अपने ज्ञान से, विजडम यानी कि ज्ञान। ठीक है, उसके बाद देखिए, आफ्टर ऑल इसके बाद देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, जो भी है इसके बाद आपका देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो ऐसी बात है हिंदुत्व के अंदर, हिंदुइज्म यानी कि हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुत्व के अंदर जो है कुछ तो ऐसी बात होगी, दैट हैज केप्ट अलाइव अप टिल नाउ, जो इसको अभी तक जीवित रखा है। यानी कि हिंदुत्व के अंदर कुछ तो ऐसा बात होगा जो अब तक इसको जीवित करके रखा है, इस भारतीय सभ्यता को अभी तक बचा करके रखा है। लेकिन इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है वो नष्ट हो गया है, मिस्र का सिविलाइजेशन नष्ट हो गया है, उसके बाद आपका रोम, उसके बाद आपका जापान, सब जो है नष्ट हो गया है। चीन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपका भारत का जो सभ्यता है इसको जो है बचा करके रखा है। तो हिंदुइज्म के ऊपर कुछ ना कुछ तो बात होगी जो भारत का सभ्यता अभी तक बचा हुआ है। इट हैज विटनेस्ड, ये जो है देखा है, ये आपका साक्ष्य बना है, द फॉल ऑफ बेबीलियन, यानी कि बेबीलन का जो सभ्यता है उसका भी भारत जो है साक्ष्य है। भारत ने जो है अपना आंखों से देखा है, जो बेबीलन का जो सभ्यता था वो नष्ट हो गया है। सीरियन, पर्सियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सीरिया का सिविलाइजेशन, सीरिया का सभ्यता, पर्सिया का पारस का सभ्यता, उसके बाद मिस्र का सभ्यता यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इस सब का जो है देखा गया है भारत के द्वारा कि वो लोग जो है किस तरीके से आपका चले गए हैं, वो लोग किस तरीके से फॉल हो गए हैं, टूट गए हैं। कास्ट ए लुक अराउंड यू, यानी कि इसका मतलब हो जाता है आप अपने आसपास में नजर को थोड़ा दौड़ाइए, आसपास में थोड़ा देखिए। ठीक है, हॉयर इज रोम, रोम कहाँ है? रोम का जो इतना बड़ा सभ्यता था वो कहाँ गया? हॉयर इज ग्रीस, जो यूनान का जो सभ्यता था वो भी कहाँ गया? वो भी नहीं है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या इन सभ्यता को आप अभी कहीं देख सकते हैं? उसका कोई छवि आप लोगों को मिलता है? ग्रीक का सभ्यता क्या था वो चला गया, खाली हम लोग इतिहास में जाकर के पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, उसका अभी वर्तमान में अगर वहां रोम में जाएंगे तो उसका कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब कहा गया है एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, इटली में जो आपका गिबन नाम का जो आपका सभ्यता था, सिविलाइजेशन था, वो भी नहीं है। रोम इन वाज इटली, तो यहां कहा गया है, ये याद रखना है, रोम कहां है? रोम वाज इटली, रोम कहां था? ना इटली में था, रोम वाज इटली, रोम इटली में था। और यहां कहा गया है आपका इटली में आपका गिबन नाम का एक सभ्यता था, वो भी नहीं है। ग्रीक और यूनान का जो सभ्यता था वो भी नहीं है। तो इस पैराग्राफ में ये सब कहा गया था। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में चल जाएंगे। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में चल जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए, अब कहा गया है 18 नंबर पैराग्राफ में, गो टू ग्रीक, यूनान जाके देखिए। गो टू ग्रीक, ग्रीक को हम लोग हिंदी में यूनानी सभ्यता के नाम से जानते हैं। गो टू ग्रीक, हॉयर इज द वर्ल्ड फेमस एक्टिक सिविलाइजेशन, आप ग्रीस में जाके देखिए, ग्रीक सभ्यता में जाकर के देखिए, वहां पर एक फेमस यानी कि विख्यात रूप से एक्टिक सिविलाइजेशन था। वो सिविलाइजेशन कहां गया? वो सभ्यता कहां गया? देन कमिंग टू इंडिया, ग्रीक जाकर के देखिए, वहां पर जो सभ्यता है वो नहीं है। उसके बाद आप भारत आइए, उसके बाद आप कहां आइए? भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और पुराने जो कागजात हैं उसको आप खोल खोल करके देखिए। एंशियंट रिकॉर्ड्स यानी कि पुराने जो कागजात होते हैं उसको खोल करके देखिए। यू सी देयर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, उस कागजात को अगर पढ़ेंगे तो उस टाइम में जो आपको तथ्य मिलेगा वो सब चीज जो है अभी भी भारत में मिलता है। तो इसका मतलब ये है एंशियंट इंडिया, जो प्राचीन जो सभ्यता था वो अभी तक जीवित है भारत में। समझ में आया? बोला गया है 18 नंबर पैराग्राफ में कि आप जाकर के ग्रीक को घूम करके आइए, वहां आपको ग्रीक का कुछ नहीं मिलेगा, ग्रीक सभ्यता जो था उसका कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर भारत आएंगे, आकर के अगर वहां का एंशियंट आपका एंशियंट रिकॉर्ड्स को देखेंगे, पुराने आपका तथ्यों को देखेंगे और खोजेंगे, तो आपको मिलेगा इन
आपका एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, पुराना जो आपका भारत है वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद देखिए, एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, एंड द रीजन, और जो कारण है, और जो कारण है, व्हाई, क्योंकि, क्यों, इट इज सर्वाइव्ड, ये अभी तक जीवित है, इज दैट द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेड बिफोर, जो हिंदुइज्म यानी कि हिंदुत्व ने जो पहले बना करके रखा है उसके वजह से ये जो है हम लोगों का भारत का सभ्यता अभी तक सरवाइव किया हुआ है, जीवित है। इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मेटेरियल, ये जो है बाबू सभ्यता आपका वस्तुओं से नहीं बना है, सामानों से नहीं बना है। हम लोगों का जो सभ्यता है, पुराना भारतीय सभ्यता, वो आपका मटेरियल के ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, बट स्पिरिचुअल लाइन, ये जो है आध्यात्म से बना है, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्म के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, 19 नंबर पैराग्राफ में ये कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आवर सिविलाइजेशन, आवर सिविलाइजेशन यानी कि हमारा जो सभ्यता है, आवर सिविलाइजेशन हम लोगों का जो सभ्यता है, ठीक है, आवर कल्चर यानी कि हम लोगों का जो संस्कृति है, ठीक है, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, कल्चर यानी कि संस्कृति, आवर स्वराज यानी कि स्वराज का मतलब स्वराज होता है, यानी कि हम लोगों का जो आपका खुद का जो स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ये जो मुद्दा है सबसे बड़ा है। हम लोगों का जो सिविलाइजेशन, हम लोगों का जो आपका संस्कृति है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड अपॉन मल्टीप्लाइंग वांट्स, आपका चाहत को बढ़ाने के लिए, इच्छा को बढ़ाना हम लोगों का जो है स्वराज नहीं है, हम लोगों का सभ्यता संस्कृति में इच्छाओं को बढ़ावा देना नहीं है, सेल्फ इंटेलिजेंस, आत्म इच्छाओं को, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग, आत्म इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, आत्म संयोग को बढ़ावा देना जो है हम लोगों का भारत का सभ्यता है, भारत का संस्कृति है, भारत का आपका स्वराज जो है इसी में है कि हम लोग अपना जो इच्छा है, सेल्फ इंटेलिजेंस है, उसको जो है डेनियल करें, उसको जो है हम लोग सेल्फ डेनियल करें, यानी कि आत्म संयम करें। ये जो है हम लोगों का सभ्यता, हम लोगों का संस्कृति सिखाता है कि इन सभी को जो है प्रतिबंधित करना है। किसको प्रतिबंधित करना है ना, हम लोगों का जो वांट्स है, हम लोगों का जो चाहत है, उसको प्रतिबंधित करके रखना है। ठीक है, इसके बारे में कहा गया था। अब देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुइटेड फॉर द यूरोपियन, यानी कि यूरोप का जो सभ्यता है, कोई संदेह नहीं है कि यूरोप का सभ्यता यूरोप के लिए बहुत बढ़िया है, यूरोप के लिए उपयुक्त है, इसमें कोई जो है संदेह नहीं है। बट इट विल मीन रुइन, ये जो है बाबू ये विनाशकारी बन जाता है। ये क्या हो जाता है, विनाशकारी बन जाता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता जो है विनाशकारी बन जाता है फॉर इंडिया, भारत के लिए। इफ वी एंडेवोर, अगर हम लोग प्रयास करते हैं, टू कॉपी इट, अगर हम लोग इस यूरोपियन सभ्यता को अगर कॉपी करने में, अनुकरण करने में, आपका उसी के अनुसार चलने में अगर एंडेवोर करते हैं, प्रयास करते हैं, तब ये जो है विनाश बन जाता है। यूरोपियन सभ्यता यूरोप के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको अगर भारत कॉपी करने लगेगा, भारत में जो है अगर कॉपी किया जाएगा, अनुकरण किया जाएगा, तो भारत के लिए विनाश बनेगा। जैसे यूरोप का जो सभ्यता है बाबू, वहां पर लड़की सब छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, स्कर्ट पहनती है, लेकिन भारत का सभ्यता में ऐसा कभी नहीं रहा है, महिला सब छोटा कपड़ा पहने। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिए हैं, और हम लोगों का ड्रेस जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, कहीं फट रहा है, लड़के का जीन्स जो है कहीं कहीं फट रहा है, और लड़कियों का ड्रेस जो है धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ये जो है आपका किस लिए हो रहा है न, हम लोग आपका अनुकरण कर रहे हैं किस चीज को, यूरोपियन सिविलाइजेशन को, इसलिए ये क्या बन रहा है ना सर, रुइन हो रहा है, विनाशकारी हो रहा है। ठीक है, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। अब देखिए गांधी जी क्या कहे थे, आई एम नॉट, आपका हम जो है विरोधी नहीं है, आई एम नॉट, विरोधी का अंग्रेजी क्या हो जाता है, तो हम जो है विरोधी नहीं है। इसके बारे में, किसके बारे में कौन कहे थे ना, गांधी जी कहे थे। तो वहां गांधी जी को के द्वारा कहा गया था, आई एम नॉट हेटर्स ऑफ वेस्ट, हम लोग पश्चिम के विरोधी नहीं है,
तो वही कहा गया है कि इट डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है दैट वी शुड नॉट टेक द गुड थिंग्स इन इट, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो गुड थिंग है, जो अच्छी चीजें हैं, उसको भी ना ले। आपको बोला गया है जो बुरी चीज है वो ना मत लीजिए, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको ले सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि गांधी जी कहना चाहते हैं जो अच्छी चीज है उसको ले लीजिए, क्योंकि मैं जो हूं बाबू, आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन, आई एम नॉट हेटर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आई एम नॉट हेटर्स ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मैं यूरोप का भी विरोधी नहीं हूं, पाश्चात्य का भी विरोधी नहीं हूं, पश्चिमी देशों का भी विरोधी नहीं हूं, किसी का भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसके अंदर जो अच्छी चीज है, गुड थिंग्स है, उसको जो है ले लेनी चाहिए, और खराब जो चीज है उसको मत लीजिए। अगर खराब चीजों को लीजिएगा तो भारत जो है विनाशकारी बन जाएगा। इट मे बी दैट माई रीडिंग, ये मेरा समझ, ये इट मे बी दैट माई रीडिंग, ये हो सकता है कि माई रीडिंग, मेरा जो समझ है, रीडिंग मतलब यहाँ पढ़ाई नहीं है, आप लोग बोलेंगे कि पढ़ना जो है ये हो जाएगा आपका रीडिंग। यहाँ पर जो रीडिंग का मतलब समझ के बारे में कहा गया है। इट मे बी, ये हो सकता है कि माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरा जो समझ है ये गलत हो सकता है, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूं, दैट की फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर, पीछे भागना, ऑफ गोल्डन फ्लिक इज टू कोर्ट, यानी कि आपका गोल्डन फ्लिक, विलासिता के पीछे भागना, जो आराम के पीछे भागना जो है आपका भारत के लिए क्या होगा आपका, इट टू कोर्ट, यानी कि आमंत्रित करना होगा, सर्टेन डेथ, यानी कि मृत्यु को, निश्चित मृत्यु को, आपका डेथ को बुलाना होगा। तो यहां बहुत बड़ी बात कही गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा कि मेरा जो समझ है, माई रीडिंग्स मे बी इट इज रॉन्ग, लेकिन मेरा जो समझ है ये गलत हो सकता है, बट आई नो दैट, मैं जानता हूं कि इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिक, अगर भारत आराम के पीछे भागने लगेगा, गोल्डन फ्लिक यानी कि आराम या फिर विलासिता के पीछे भागने लगेगा, इज टू कोर्ट यानी कि आमंत्रित करेगा, तब सर्टेन डेथ, डेथ को आमंत्रित करेगा, मृत्यु को आमंत्रित करेगा, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। लेट अस एनग्रेव, एनग्रेव यानी कि आपका अंकित करना। एक लड़का क्या करता है, कोई जो किसी लड़की से अगर प्यार करता है तो वो क्या कर लेता है, अपना दिल के अंदर जो है लड़की का नाम एकदम छाप लेता है कि मैं बहुत प्यारी है ये लड़की मेरे लिए, उसके अंदर जो है एकदम दिल के अंदर क्या करता है, नाम को लिख देता है। उसी को जो है लिख देना को क्या कहा जाता है, एनग्रेव करना। समझ में आया? लेट अस एनग्रेव यानी कि अब अंकित कर लेते हैं, अपने मन के अंदर छाप लेते हैं, वन आवर हर्ट्स, ऑन आवर हर्ट्स यानी कि हम लोगों के हृदय के अंदर हम लोग अब छाप लेते हैं, अंकित कर लेते हैं, द मोटो, आदर्श वाक्य ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसोफर, एक आपका पश्चिमी दार्शनिक का एक आदर्श वाक्य है, उसको हम लोग अपना मन में जो है एकदम छाप लेते हैं। वो वाक्य क्या है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन सादा जीवन आपका बिताइए और हाई थिंकिंग, चिंता जो है आपका उच्च रखिए। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है कि एक आपका पश्चिमी फिलोसोफर है जिसके बारे में आपका मोटो है, वो है आपका प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसको जो है अपने दिल के अंदर एकदम छाप लीजिए। ठीक है, अब क्या कहा गया है, 23 नंबर और 24 नंबर पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा छुट्टी, एकदम छुट्टी छुट्टी छुट्टी, और चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 23 नंबर पैराग्राफ में चलते हैं। ट्रू सिविलाइजेशन इज नॉट अबाउट मल्टीप्लाइंग डिजायर, तो सच्ची जो सभ्यता होती है, इट नॉट अबाउट मल्टीप्लाइंग, बढ़ाना, मल्टीप्लाई यानी कि क्या करना, गुना करना, वही कहा गया है। गुना करने से क्या होता है, बढ़ता है। तो ट्रू सिविलाइजेशन इज नॉट मल्टीप्लाइंग डिजायर यानी कि इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, बट अबाउट कंटिन्यूअसली रेस्ट्रिक्शन देम, यानी कि आपका नियमित रूप से उसको सीमित करना, नियमित रूप से सीमित करना, ये हो जाता है आपका सच्ची जो सिविलाइजेशन है, सच्ची सभ्यता है, उसका आपका कंटिन्यूअस रेस्ट्रिक्शन करना, ये हो जाता है हम लोगों का
सच्ची एक सभ्यता, सच्चा सभ्यता का क्या काम है? कंटिन्यूअसली रेस्ट्रिक्शन करना, किस चीज का? डिजायर का, इच्छाओं का आपका सीमित करना, ये हो जाएगा अच्छी एक सच्ची सभ्यता का लक्ष्य। दिस एलोन, ये केवल इंक्रीज बढ़ाता है, एंड प्रोमोट्स और विकसित करता है, कंटेंटमेंट यानी कि संतोष को, रियल हैप्पीनेस यानी कि जो सच्ची जो खुशी है उसको बढ़ाता है। ये क्या करता है? ये जो आप हम लोग अगर इच्छा शक्ति को, अगर डिजायर को अगर मल्टीप्लाइंग नहीं करेंगे तो हम लोगों के साथ क्या होगा? ये बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा और प्रमोट करेगा आपका कंटेनमेंट। ये जो शब्द है बाबू, ये सब आपका किताब का शब्द है। कंटेनमेंट यानी कि संतोष करना, मन को शांति देगा। रियल हैप्पीनेस, मन को सुखी देगा। एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, ये सब जो चीज है ये आपका क्षमता को बढ़ाएगा। फॉर सर्विस, दूसरे के सेवा करने में जो क्षमता होती है उस चीज को आपका बढ़ाएगा। अगर हम ज्यादा इच्छा को नहीं रखेंगे मन में, ज्यादा मनोकामना नहीं करेंगे, तब दूसरों के ऊपर जो है सेवा करने का भाव जो है बढ़ेगा। आपका सच्ची जो खुशी जो है, रियल हैप्पीनेस, ये बढ़ेगी। और कंटेनमेंट जो है, संतोष जो है, वो मन को जो है एकदम संतोष हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया 24 नंबर पैराग्राफ में? ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, ये एक जो है निश्चित सीमा, सर्टेन डिग्री, सर्टेन यानी कि निश्चित, इसको समझ लीजिए। सर्टेन यानी कि सर निश्चित होता है, ठीक है। डिग्री यानी कि सीमा, ठीक है। डिग्री यानी कि सर सीमा होता है। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी यानी कि शारीरिक संतुलन का जो आपका सीमा होती है। कंफर्ट इज नेसेसरी, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी क्या कहा गया है? एक निश्चित आपका सीमा तक फिजिकल हार्मोनी, शारीरिक संतुलन, शारीरिक सुख जो है, एंड कंफर्ट्स और जो आराम है, इज नेसेसरी अब आवश्यक है। एक निश्चित सीमा तक आपको सोना है, ये तो बहुत जरूरी है सोना, लेकिन आपको सोना जो है एक निश्चित आपका समय तक सोना है। या ऐसा नहीं कि 12-12, 14-14 घंटा तक दिन में सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वही गांधी जी के द्वारा किया गया है। ये सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, शारीरिक आपका संतुलन, शारीरिक आपका आराम एक निश्चित सीमा तक ठीक है। एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, और आराम जो है बहुत जरूरी चीज है। बट अबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन एक आपका निश्चित सीमा तक अगर उससे ऊपर चले जाएंगे, इट बिकम हिंड्रेंस, ये आपके लिए बाधा बन जाएगा। आप अगर एक सीमा तक सो सकते हैं कि 6 घंटा से 7 घंटा सो लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप सोएंगे तो आपका जीवन जीने में जो है वो बाधा बन जाएगा। इंस्टीड ऑफ हेल्प, ये आपको मदद करने के बजाय ये आपके जीवन में क्या बन जाएगा? बाधा बन जाएगा। ए मैन मस्ट अरेंज, एक आदमी को अवश्य प्रबंध करना चाहिए, हिज फिजिकल एंड कल्चरल सरकमस्टेंसेस, उसका जो शारीरिक और सांस्कृतिक जो परिस्थिति है उस चीज को जो है आपका मैनेज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा हर आदमी को। सो दैट, अगर मैनेज करेगा, अगर फिजिकल और कल्चरल सरकमस्टेंसेस को, अगर शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अगर संतुलन किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, सो दैट तब दे डू नॉट हिंडर, वो ये सब चीज जो है ये आपका फिजिकल कंफर्ट और आपका फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट ये सब आपका हिंडर नहीं होगा, बाधा नहीं होगा। हिंडर हिम इन हिज सर्विस, उसका जो सेवा है ऑफ ह्यूमैनिटी, उसका जो मानव के ऊपर सेवा है, उस मानव के ऊपर सेवा में ये सब चीज जो है, ये कंफर्ट जो है, ये सब आपका हिंडर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बारे में बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को वर्ड मीनिंग दे दिया गया है। अब हम लोगों का ये चैप्टर जो है बाबू समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है बाबू आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लास। उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा है और बहुत एंजॉय के साथ आप लोग पढ़े हैं। ये क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं बाबू, आप लोग उसके बाद किताब खोल करके देख लीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा आपका लाइन नहीं है किताब से जो छूटा हुआ है। ठीक है, 1.5 घंटा का क्लास अगर ले लेते हैं तो चैप्टर 1 से आपका जितना भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर, इस
पैराग्राफ से हम जो ये लाइन हम लोग पढ़े थे, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाए थे और हम लोगों को बहुत मजा आया था। इसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्लास लेके आएंगे और आप लोगों का चैप्टर 1 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग वर्ड मीनिंग को जानेंगे और उसका सभी तरीके का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो सब जान लेंगे। ठीक है प्यारे बाबू, आप लोगों को ये बताएंगे कि हम लोगों के साथ अगर जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो सफल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और हम लोगों का जो आपका नंबर है बाबू, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ आपका सफल एकेडमी ऐप में, और जुड़ करके हम लोगों का जो बैच है उसमें जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है और बहुत ही कम फीस रखा गया है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, बहुत मजा आएगा। जितने भी बच्चे का पढ़ाई नहीं हुआ है वो लोग फटाफट से जुड़ जाइए, वो लोग वहां पर जाकर के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। और जिनका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, उनको अब थोड़ा रिवीजन करना है, वो लोग भी जाकर के रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने बच्चे जुड़े हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, सब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए होंगे तो, और इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं, 1.5 घंटा में विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।